नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित के चैप्टर नंबर 19 है ज्यामिति जियोमेट्री। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में चतुर्भुज पर बात किया था और चतुर्भुज में हम लोगों ने 2-3 चतुर्भुज के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। उसके जितने भी गुण थे उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम देखने वाले हैं चतुर्भुज को ही आगे बढ़ाते हुए, उसके प्रकार को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं समलम चतुर्भुज के बारे में और इसके आगे भी जितने चतुर्भुज दिए गए हैं सबका आपको मतलब थ्योरम सहित बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप पिछले के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाए, जितना भी पीछे मैंने बताया है आपका क्लियर हो जाए। और बेटर तो सबसे ये रहेगा कि फर्स्ट चैप्टर ज्यामिति का जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ से आप देखना शुरू कीजिए फर्स्ट से, और जितने भी पार्ट बने हुए हैं ज्यामिति के मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सबको लाइन बाय लाइन देखिएगा तो मज़ा आएगा, कहीं कहीं से देखिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप पिछले वीडियो को देख लिए होंगे। देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में अभी से ही जाकर लाइन बाय लाइन देखने का प्रयास करें। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में ही जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट लिखा होगा, नाम होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन, जिसमें आपको विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन A to Z मिल जाएगा। एक एक प्रश्न का, प्रत्येक चैप्टर का एक एक प्रश्न का सोल्यूशन मैंने कर दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं विद्यासागर अंकगणित का सोल्यूशन। चलिए हम जानते हैं चतुर्भुज में आज हम देखने वाले हैं समलम चतुर्भुज क्या होता है। समलम चतुर्भुज, इसके पहले हम लोगों ने सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज इत्यादि के बारे में जाना था, तो आपने जरूर जानते होंगे उसके बारे में। समलम चतुर्भुज क्या होता है? जिस चतुर्भुज की दो भुजा या एक भुजा युग्म समानांतर, लेकिन एक भुजा युग्म क्या होता है असमानांतर होता है, उसे हम समलम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दो भुजा हमने एक भुजा युग्म कह सकते हैं, युग्म कह रहे हैं तो कहने का मतलब एक युग्म हुआ, तो एक युग्म में दो होते हैं, तो एक भुजा युग्म जो है असमानांतर होता है, लेकिन एक भुजा युग्म क्या होता है समानांतर होता है। मतलब ये और ये जो भुजा है ये एक दूसरे के समानांतर है। इसका मतलब ये मत समझिए कि बराबर है, बराबर नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि ये दोनों जो समानांतर भुजा होती है बराबर ही होती है, बट ये समानांतर होती है एक दूसरे को। तो अगर हम इसका डिनोशन करें ABCD से करें तो हम लिख सकते हैं कि AB समानांतर क्या हो जाएगी DC। और इस तरह के त्रिभुज को हम इस तरह के चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं? समलम चतुर्भुज बोलते हैं, जिसमें एक भुजा युग्म समानांतर होता है और एक भुजा युग्म असमानांतर होता है, उसे हम समलम चतुर्भुज बोलते हैं। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखिए समलम चतुर्भुज में सम्मुख भुजा का एक और केवल एक ही युग्म समानांतर होता है। कोई भी समलम चतुर्भुज उसमें एक और एक ही भुजा युग्म समलम होता है, जैसा कि डेफिनेशन में हमने बता भी दिया। अब देखिए समलम चतुर्भुज में समानांतर भुजाओं की लंबाई जो होती है समान नहीं होती है। ये गारंटी नहीं है कि समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये समानांतर जो भुजा होती है इसकी लंबाई समान नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समलम चतुर्भुज समांतर जो भुजा होती है उसकी लंबाई समान कभी नहीं होती है। समलम चतुर्भुज में आसन कोणों के दो ही युग्म संपूरक होते हैं। कोई भी समलम चतुर्भुज है उसके आसन कोणों का दो ही युग्म बराबर होता है। तो इसका आसन कोण ये है और ये इन दोनों कोणों का युग्म कितना होता है 180 डिग्री। कहने का मतलब ये संपूरक होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण A जोड़ कोण D बराबर कितना लिख सकते हैं 180 डिग्री, यानी संपूरक होते हैं। केवल समलम चतुर्भुज में आसन कोणों के दो ही युग्म संपूरक होते हैं, यानी ये वाला युग्म और फिर ये वाला युग्म, न कि ये युग्म और ये युग्म। ठीक है, ये वाला युग्म और ये वाला युग्म फिर 180 डिग्री होगा, यानी कोण B जोड़ कोण C हम कर देंगे तो 180 डिग्री का ये हो जाता है। और ये नहीं कर सकते हैं कि कोण A जोड़ कोण B बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये आप नहीं कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी समलम चतुर्भुज में जो होता है आसन कोणों का दो ही युग्म 180 डिग्री के बराबर होता है या फिर दो ही युग्म संपूरक होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये अब संपूरक क्या होता है ये मैंने बता दिया है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि पहले वीडियो से आप देखना शुरू कीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि समलम चतुर्भुज में असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो समलम चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं के योग के आधा होती है। कहने का मतलब अगर ये मान लीजिए कि कोई समलम चतुर्भुज है, ये वाला कोई
समलंब चतुर्भुज है तो इसमें होता क्या है, अगर ये जो समानांतर भुजा है और ये समानांतर भुजा है, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी डी नाम देते हैं। तो इसका मध्य बिंदु, ये असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु ये, और बी सी असमानांतर भुजा है तो इसका मध्य बिंदु ये, इससे मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, मान लेते हैं हम इसको P और इसको R मान लेते हैं। तो ये पी आर की लंबाई जो होती है हमेशा इन दोनों समानांतर भुजाओं के योग का आधा होता है इसकी लंबाई, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं पी आर की लंबाई क्या होगी, इन दोनों के योग के आधा होगी, यानी ए बी की जितनी लंबाई होगी उसका, और फिर डी सी का जितनी लंबाई होगा, डी सी का लंबाई जितना होगा उसको जोड़कर आधा कर देंगे तो ये पी आर की लंबाई निकल जाती है समलंब चतुर्भुज में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी असमांतर किसी भी समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखाखंड की लंबाई होती है दोनों समानांतर भुजाओं के योग का आधा होती है। ये कन्फर्म है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि कोई समलंब चतुर्भुज है, उसमें विकर्ण भी होते हैं। तो समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं। हमेशा समलंब चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर समानुपातिक होते हैं। कहने का मतलब अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, तो समानुपातिक कहने का मतलब क्या, ए ओ की जो लंबाई होगी ये अनुपातिक होगी किसके, ओ सी की अगर लंबाई कर दे तो ये परस्पर समानुपातिक होती है, मतलब समान होती है और अनुपात में होती है। तो इसकी लंबाई किसके बराबर होगी, ओ बी चाहे बी ओ कह सकते हैं बटा ओ डी के बराबर होगी। तो इसकी लंबाई जो परस्पर होती है विकर्णों के, दोनों विकर्ण जो होंगे इसके परस्पर लंबाई जो होती है समानुपातिक होती है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज में आप इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ हर चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्या होता है, सिंपल इसी की तरह है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। देखिए अब हम बात करते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो हम ये तो जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिस चतुर्भुज के दो भुजा समानांतर या एक भुजा युग्म समानांतर और एक भुजा युग्म असमानांतर होती है उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वाला हो गया, ठीक है। हमें पता है कि इसमें दो असमानांतर भुजाएं हैं, मतलब अगर ए बी सी अगर देख लें ए बी सी और डी, तो इसमें हमें एक भुजा युग्म समानांतर दिख रही है और एक भुजा युग्म असमानांतर दिख रही है। तो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी जो असमानांतर रेखा है ना, असमानांतर भुजा है, ये भुजा की लंबाई बराबर हो जाती है। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, यानी इसके बराबर ये हो जाता है। इसके बराबर ये होगा तो ये नहीं कह सकते हैं। अगर इसके बराबर ये हो जाए, जो समानांतर भुजा है ये बराबर हो जाए तो हम नहीं कह सकते समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। लेकिन और समानांतर भुजा समान हो जाती है तब हम कहते हैं कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। यानी हम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होने के लिए शर्त क्या है कि जो असमानांतर भुजा है, असमानांतर जो भुजा है, असमानांतर भुजा कौन कौन से हैं, ए और डी, ए डी बराबर हमेशा क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। AD बराबर BC होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना है, डिफिनीशन आपको ध्यान रखना है, बाकी आपके दिया गया है। इसके बाद आपका काइट चतुर्भुज है। काइट चतुर्भुज, इसके नाम से ही क्लियर है कि काइट चतुर्भुज किसे कहेंगे। यानी काइट माने आप समझते हैं क्या होता है, पतंग। काइट मतलब पतंग, तो कहीं ना कहीं इसका शेप जो होगा वो बिल्कुल पतंग की तरह होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये भुजा इसके बराबर होता है, ये भुजा इसके बराबर होता है। यानी हम डिफिनीशन इसको इस तरह से दे सकते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं के
दो युग्म बराबर होते हैं। मतलब ये कोण जो बन रहा है ये दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है, इस भुजा और इस भुजा से मिलकर बन रहा है। तो इन दोनों भुजाओं को हम क्या बोलते हैं? आसन भुजा बोलते हैं। फिर ये एंगल इन भुजाओं से अगर नाम दे दें ABCD, तो हम कह सकते हैं कि AB और BC मिलकर एक कोण का निर्माण कर रहा है। तो ये दोनों भुजाएं जो होती हैं ये आसन भुजा कहलाती हैं। फिर यहाँ भी कोण D का निर्माण कौन भुजा कर रही है? AD और DC। तो ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? आसन भुजाएं हो जाती हैं। तो ये दोनों आसन भुजा जो होती हैं बराबर होती हैं और ये दोनों आसन भुजा बराबर होती हैं। तो इस तरह के हम चतुर्भुज को क्या कहते हैं? काइट प्रकार के चतुर्भुज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें होता क्या है कि आमने सामने की भुजा, यानी आमने सामने की भुजा कहें तो हम सम्मुख भुजा बराबर नहीं होती हैं। सम्मुख भुजा जो होती है बराबर नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? कि देखिए, इस भुजा के सम्मुख भुजा ये है तो ये इसके बराबर नहीं है, इस भुजा के सम्मुख भुजा ये है तो ये इसके बराबर नहीं है। केवल बराबर कौन है? इसके आसन भुजा बराबर है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या बोलते हैं? काइट चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ। सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती है, मतलब क्रॉस कर दिए तो बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम नाम का डिनोशन दें बराबर कौन कौन से हैं, तो AB बराबर कौन है? BC है। फिर यहाँ देखा जाए बराबर में तो AD बराबर कौन है? DC है। तो इसका शर्त यही है कि जिस चतुर्भुज के आसन भुजाएं का युग्म बराबर होता है उसे हम काइट प्रकार के चतुर्भुज बोलते हैं। तो आशा करता हूँ ये समझ गए। तो चतुर्भुज के बारे में हम लोगों ने जान लिया, त्रिभुज के बारे में, पॉलीगन, बहुभुज, त्रिभुज, और इस चतुर्भुज के बारे में हम लोगों ने जान लिया। आगे हम देखने वाले हैं वृत्त के बारे में। तो वृत्त के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको, इस वीडियो से आप समझ गए होंगे हर चीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।